दो लेक्चर्स होंगे डब्ल्यूबीसीएस के इंट्रो पर। एक आज का लेक्चर होगा और एक नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसमें जो सबसे मेन चीजें आपके पास आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि साइटोसिस और पीनियास। लाइक न्यूट्रोफिलिया क्या है, लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, इयोसिनोफिलिया क्या है, बेसोफिलिया क्या है, न्यूट्रोपीनिया क्या है। ये टेबल्स आपके जो है चैप्टर में बने हुए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं आपके एससीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वाइवा में भी जो एग्जामिनर है वो लाजमी आप लोगों से पूछता होता है कि बेसोफिलिया क्या होता है, इयोसिनोफिलिया किन कंडीशंस में होता है, कौन सी डिजीजेज में आपके पास जो है जो कौन सा लीनेज ऑफ जो आपके पास सेल है वो राइज कर जाता है, न्यूट्रोफिलिया कब होता है, आपके पास न्यूट्रोपीनिया कब होता है। ये वाइवा के वाले से भी और एससीक्यूज के वाले से भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हमें इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था वो हमें जरा पेपर हमारा डिफिकल्ट था, तो हमें उसने न्यूट्रोफिलिया छोड़ के पीनिया वगैरह छोड़ के हमें उसने सीधा डायरेक्ट एक नए टर्म का पूछ लिया, ल्यूको इरिथ्रोब्लास्टिक फिल्म के बारे में। ल्यूको इरिथ्रोब्लास्टिक जो है ना, उसका भी एक टेबल आप लोगों का इंक्लूडेड है चैप्टर के अंदर। जितने भी टेबल्स हैं ना लाजमी उन्हें जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, टेबल्स जो आपके पास हैं। तो वहां से आपका जो एससीक्यूज है वो आपको जो है एक आध वहां से जो एससीक्यूज आप लोग का बन जाता होता है। उसमें समझने वाली चीजें कम है, रट्टा ही है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब कौन सा जो है लीनेज जो सेल लीनेज इंक्रीज करता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन में कौन सा लीनेज इंक्रीज करता है। तो वो आप लोगों ने चीजें याद करनी है, उसमें समझने वाली चीजें कम है। जो समझाने वाली चीजें वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ। सो व्हाइट ब्लड सेल जो है ना डब्ल्यूबीसीज, अगर इसमें देख लें कि हम किस तरीके से इन्हें स्टडी करेंगे। जो आरबीसी है वो हमारा पोर्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगर कोई चीज मिसिंग है तो हम नेक्स्ट से देख लेंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो है हम ऑफिशियली आज से स्टार्ट करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बेसिक डब्ल्यूबीसी होते क्या हैं, उनकी नॉर्मल जो है काउंट क्या है, टीएलसी क्या होता है, डीएलसी क्या होता है, उनमें जो है आपको किस तरीके से जो है डिफरेंट डब्ल्यूबीसीज हैं उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बेनाइन कंडीशन देखेंगे, ल्यूकोमाइड रिएक्शन क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कैंसरस कंडीशंस के ऊपर। कैंसरस कंडीशंस आपके पास जो ब्लड कैंसर जो सिंपली आप उसे कह सकते हैं, उसमें आ जाते हैं ल्यूकीमियास और लिम्फोमास। वहां पर जाके हम स्टडी करेंगे कि आप किस तरीके से ल्यूकीमियास को लिम्फोमा से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे। ल्यूकीमियास में आपके पास एएमएल है, एएलएल है, सीएमएल है, सीएलएल है, वो ल्यूकीमियास हम सारे करेंगे। लिम्फोमास में आपके पास मेनली टू, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसको हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर्स हैं, मल्टीपल माइलोमा है, प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस है, उन्हें स्टडी करेंगे। और इसके अलावा आपके पास जो दूसरी कुछ कंडीशंस होती है, एमडीएस है, एमपीएल है, वो चीजें हम जो है डब्ल्यूबीसीएस के अंदर ही कवर करेंगे। डब्ल्यूबीसीएस का पोर्शन जो है वो बाकी सेक्शंस की निस्बत जो थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीजें भी ज्यादा हैं, तो इसमें जो है डब्ल्यूबीसीएस का पोर्शन जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। बाकी जो हमारे पास रह जाएगा प्लेटलेट्स का पोर्शन। सो प्लेटलेट्स का जो पोर्शन होगा वो आपको जो है इंशाल्लाह सलमान कवर करवाएगा, मैं आप लोगों को जो है डब्ल्यूबीसी जो है वो कवर करवाऊंगा। सो लेक्चर को जो हम स्टार्ट करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमारे पास से रेड कलर के, व्हाइट ब्लड सेल आपके पास जो होंगे जो आप कह सकते हैं कि उनका कोई भी कलर नहीं है। सो व्हाइट सेल जो है सबसे पहले तो हम देखते हैं उनका नॉर्मल काउंट कितना है। व्हाइट सेल्स में हमारे पास कौन से सेल्स आ जाते हैं, आपके पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, यूसिनोफिल्स आ जाते हैं, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स आपके पास आ रहे हैं। लिम्फोसाइट्स आपके दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे हम नाम देते हैं टीएलसी का। अडल्ट्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि अडल्ट्स के अंदर जो ल्यूकोसाइट है उसका नंबर कितना आता है। सो अडल्ट्स के अंदर जो टीएलसी है ना, उसकी वैल्यू होती है 4 to 11 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर। इसे जो है सबसे पहले आप लोगों ने इस वैल्यू को याद करना है, बाकी टेबल भूल जाएं, इसे याद करें। 4 to 11, 4 से 11 जो आपके पास है, इंटू 10⁻⁹ पर लीटर, टीएलसी जो है उसकी वैल्यू है 4 to 11 इंटू 10⁻⁹ पर लीटर। 10⁻12 नहीं है जैसा कि आरबीसी में था, यहाँ पर 10⁻9 है। 4 to 11 ये आपके पास है टीएलसी। टीएलसी में ये है टोटल ल्यूकोसाइट्स। टोटल ल्यूकोसाइट से मुराद ये है कि जितनी भी टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज हैं उन सब का सम आपस में, उन सब का आप ऐड कर दें, न्यूट्रोफिल को, ये जितने भी आपके पास डब्ल्यूबीसीज हैं उन सब का जो है प्लस, तो वहां पर टोटल ल्यूकोसाइट्स हैं।
इसके अलावा आप जो है टोटल ल्यूकोसाइट टीएलसी जिसे आप कहते हैं, आप डीएलसी भी कर सकते हैं। डीएलसी आपके पास होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें आप जो है डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट काउंट लेते हैं। लाइक आपके पास जो है अगर आप डीएलसी करते हैं तो सबसे ज्यादा आपके पास जो आते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, फिर आपके पास आते हैं मोनोसाइट्स, और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इयोसिनोफिल्स, और सबसे एंड पर जो है आ जाते हैं बेसोफिल्स। यानी कि आप अगर ब्लड स्मेर बनाते हैं, डीएलसी करते हैं, तो आपके जो देखेंगे कि सबसे जो सेल्स आप देखेंगे वो होंगे न्यूट्रोफिल्स के। इसका निमोनिक है नेवर लेट monkeys eat bananas। नेवर लेट monkeys eat bananas। जो फर्स्ट जो वर्ड है ना, उससे आपका जो है डब्ल्यूबीसी का जो है नाम बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपके पास है नेवर से एंड फॉर दी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के बाद आ जाते हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स के बाद आपके पास आ जाते हैं इयोसिनोफिल्स, उसके बाद आ जाते हैं बेसोफिल्स। सो इनका जो काउंट है आप लोगों ने ये याद करना है। एमसीक्यू में भी आप लोगों से पूछा जाता है ये काउंट, और आप लोग से वाइवा में भी पूछा जा सकते हैं। जितने भी आपकी बुक में काउंट्स है ना, आपकी जो एचबी की वैल्यू है, ईएसआर की वैल्यू है, बाकी जो वैल्यूज हैं आरबीसीज की, प्लेटलेट्स की, वो आपने सारी वैल्यूज को याद करना। सो टोटल ल्यूकोसाइट आपके पास है 4 to 11 इंटू 10⁹ पर लीटर। अब हम अगर डीएलसी में देखते हैं कि आप डिफरेंशियल जब करते हैं तो आपका जो न्यूट्रोफिल है ना, उसमें आपके पास कितना होता है 1.8 to 7.5। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो होते हैं 1.8 to 7.5 इंटू 10⁹ पर लीटर। सो याद रखें 1.8 से लेकर 7.5 ये सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद अगर आप देखते हैं लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स आपके पास थोड़ी सी से कम होते हैं। उनकी वैल्यू कितनी है 1.5 to 3.5। वो 1.8 to 7.5 तक हो सकते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके पास जो है 1.5 से लेकर 3.5 इंटू 10⁹ पर लीटर होंगे। उसके बाद जो है आप आ जाए मोनोसाइट्स के ऊपर। मोनोसाइट्स आपके पास जो है 0.2 से लेकर 0.8 इंटू 10⁹ पर लीटर। 0.2 से लेकर 0.8। उसके बाद आ जाए इयोसिनोफिल्स के ऊपर। इयोसिनोफिल्स जो है वो 0.04 से लेकर 0.4, और सबसे एंड पे आपके पास आ जाते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का जो काउंट है वो आपके पास होता है 0.01 से लेकर 0.1 तक। अगर तो आप डीएलसी करते हैं ना, लाइक आप अब जो है मैनुअली परफॉर्म करते हैं अपने लैब के अंदर, ये प्रैक्टिकल भी आपका है डीएलसी का, तो जब आप डीएलसी करेंगे ना, तब आप ये नंबर्स आपके लिए इतने हेल्पफुल नहीं है। तब आप देखेंगे 100 सेल्स को, आप 100 सेल्स गिनेंगे और उसमें से देखेंगे कि कितने सेल्स न्यूट्रोफिल्स हैं, कितने लिम्फोसाइट्स हैं, और इसी तरीके से इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स को आप काउंट करेंगे। तो अगर तो आप 100 सेल को गिनते हैं ना, तो तब इसकी परसेंटेज किस तरीके से होगी। तब आपका जो न्यूट्रोफिल्स है ना वो 50 से 70। ठीक है। आप डीएलसी जब करते हैं ना, स्लाइड के ऊपर आप जो पूरा स्मेर बना के उसकी स्टेनिंग के बाद जब डीएलसी करते हैं, आप 100 सेल को जब काउंट करेंगे, 100 सेल्स में से 50 से जो 70 नॉर्मली आपके पास हैं, 50 to 70% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद आपके पास होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 से लेकर 40% के डाउन अबाउट, सो न्यूट्रोफिल से कम। उसके बाद आ जाए मोनोसाइट्स के ऊपर। मोनोसाइट्स आपके पास जो है 8 to 10 मोनोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। और फिर है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स जो है वो 0 से लेकर 5% आपको देखने को मिलते हैं। बेसोफिल्स जो है ना, ये 0 से लेकर 2 होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो आप जब देखेंगे ना डीएलसी करेंगे, सो बेसोफिल्स आपको नजर नहीं आएंगे। नॉर्मली जब आप डीएलसी करते हैं तो आपको जो बेसोफिल्स हैं वो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इनका काउंट बहुत कम होता है। तो नॉर्मली आपको जो है अगर देखने को मिलता भी है तो इक्का दुक्का आपको बेसोफिल देखने को मिलेगा, या फिर सिरे से वो मिलेगा ही नहीं, उसका जो काउंट होगा वो 0 होगा। तो ये आप लोगों ने देख लेना कि नॉर्मली आपके पास जो है, अगर आप डीएलसी करेंगे तो आपको जो बेसोफिल्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर तो वो देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट को बेसोफिलिया है, या फिर इसका मतलब है कि पेशेंट को किसी भी किस्म का कैंसर हो सकता है। लाइक जो सीएमएल है ना, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, उसमें जो है बेसोफिल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर जाता है, तो सीएमएल की कंडीशन हो सकती है। सो बेसोफिल्स का जो काउंट है नॉर्मली आपको अगर डीएलसी करते हैं आपको बेसोफिल्स देखने को नहीं मिलते। ये तो है आपके पास नॉर्मल सिनेरियो।
काउंटिंग है आप लोगों ने अपने तौर पर याद करनी है। टीएलसी आपके 4 to 11 × 10⁻⁴ पर लीटर है। उसके बाद न्यूट्रोफिल का काउंट याद करें, फिर लिम्फोसाइट्स का, फिर मोनोसाइट्स का, फिर इयोसिनोफिल्स का और फिर बेलोफिल्स का। इस ऑर्डर में जब आप याद करेंगे ना तो आपको ये चीजों को जो याद करना है वो आसान हो जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, तो आपको जो चीजें याद करना है वो इजी हो जाएगा। ये तो है अडल्ट्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है अडल्ट्स का याद करना है। फिर आप आ जाए चिल्ड्रंस के ऊपर। जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर जो टीएलसी है वो जो है उसमें वेरिएशन पाई जाती है। उसमें जो टीएलसी है वो हाई होती है बच्चों के अंदर। लाइक जो नियोनेट्स हैं, नियोनेट्स जो होते हैं इनका जो है टाइम ड्यूरेशन इस तरीके से होता है कि जब बेबी हो जाता है, डिलीवरी बेबी की हो जाती है, तो अप टू 8 वीक्स, 8 वीक्स तक या फिर 2 महीनों तक जो है आप उसे कहते हैं नियोनेट। सो नियोनेट के अंदर जो है टीएलसी वो होती है 10 to 25। कहाँ पर 4 से 11 अडल्ट के अंदर, और कहाँ पर ये नियोनेट के अंदर 10 से लेकर 25। सो बहुत ज्यादा जो टीएलसी है वो हाई होती है नियोनेट्स के अंदर। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब 1 साल का बच्चा होता है तो तब उसके जो टीएलसी है वो कम होकर 6 से 18 तक आ जाती है। फिर 4 से 7 सालों के दरमियान जो है 6 से 15 हो जाती है। 8 से 12 ईयर्स में वो हो जाती है 4.5 to 13.5। उसके बाद जो है आप जो है किस तरीके से उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, डिफरेंट आपके पास जो है डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। आप किस तरीके से उन्हें जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने जो है वो स्टेनिंग की बेस पर जो है इनका कुछ डिवीजन की हुई है। लाइक आपके पास जो बेसोफिल्स हैं वो प्योर स्टेन टेकअप करते हैं, इयोसिनोफिल्स प्योर स्टेन पिकअप करते हैं, न्यूट्रोफिल्स का जो है वो न्यूट्रल होते हैं इस मामले में। इसके अलावा एक तो स्टेनिंग चीज है, उसमें ग्रेन्यूल्स की स्टेनिंग से आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जो आप अपनी रोजमर्रा जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप देखते हैं तो तब आप जो है ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं कि न्यूक्लियस इसका किस तरीके से है। डब्ल्यूबीसीएस का जो न्यूक्लियस है वो जो है उनमें वेरिएशन पाई जाती है। तो उसे आप याद कर लें कि न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो लोब होते हैं उसके 2 to 5 लोब या 3 to 5 लोब उसके पाए जाते हैं। तो ये आपके पास जो ए है ये फिगर, ये आपके पास है न्यूट्रोफिल की फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है मल्टीपल लोब देखने को मिल रहे हैं। तो इसे आप जो है लिख सकते हैं पॉइंट जो अपने पास बुक के ऊपर कि जो न्यूट्रोफिल है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो है आपको लोब्स देखने को मिलते हैं। 2 to 5 लोब्स नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाए जी इयोसिनोफिल के ऊपर। इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है स्पेक्टिकल शेप्ड। जो आपके ग्लासेस हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्लासेस पड़े हुए हैं। सो ये ग्लासेस के तरीके से जो है इसका जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिलता है, बाइलोब्ड होता है। तो आप इसे कहते हैं कि ये आपके पास है इयोसिनोफिल। उसके बाद आ जाए सी के ऊपर। तो सी में आप देखते हैं तो आपको न्यूक्लियस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ग्रेन्यूल्स ही ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो बेजोफिल में इसी तरीके से होता है। तो बेजोफिल में आपके पास जो है ग्रेन्यूल्स से जो न्यूक्लियस उसे छुपाया होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेन्यूल्स ही देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये बेजोफिल है। सो ए आपके पास है न्यूट्रोफिल, बी आपके पास है इयोसिनोफिल, सी नंबर पर आपके पास है बेजोफिल, और डी पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास आ जाता है मोनोसाइट। एक तो मोनोसाइट का जो साइज है वो आपको थोड़ा बिगर देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि जो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है, या बीन शेप्ड आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है मोनोसाइट का। सो ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। तो ये आप लोगों को पता चल जाता है कि ये आपके पास है मोनोसाइट। और ई पे अगर आप आते हैं ना तो ये आपके लोगों के पास है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है ना वो काफी बिग इन साइज होता है। सो आप फिगर में देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल कम है, स्कैंटी है। और जो न्यूक्लियस है वो पूरे का पूरा उसने जो है वो जगह जो यहाँ पे घेरी हुई है। तो ये आपको पता चल जाता है कि ये आपके पास है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस है वो अच्छा खासा बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म आप लोगों के पास बिल्कुल कम देखने को मिलता है। सो न्यूक्लियस की शेप की बेस पे आप इजीली जो है आप डिफरेंट जो टाइप्स हैं डब्ल्यूबीसीज के उन्हें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल मल्टीपल लोब होते हैं, 3 to 5 लोब। बी में आपके पास है इयोसिनोफिल, इयोफिल में आपके पास होता है स्पेक्टिकल शेप न्यूक्लियस। सी में आपके पास है बेलोफिल्स, बेलोफिल में ग्रेन्यूल्स ही ग्रेन्यूल्स। डी नंबर पर आपके पास है मोनोसाइट, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो होता है किडनी शेप या बीन शेप। और ई में आपके लोगों के पास है लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो आपके पास काफी बिग इन साइज होता है।
तो ग्रेनुलोसाइट्स आपके पास हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में आपके पास जो है वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रेन्यूल्स किस में पाए जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स आपके पास आ जाते हैं, ईओसिनोफिल्स आ जाते हैं, बेसोफिल्स आ जाते हैं। ये होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, इनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है आप जो है टर्म इस्तेमाल करते हैं पीएमएनएस की, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस, कि आपके पास जो न्यूक्लियस है उसकी मल्टीपल शेप्स पाई जाती है, पीएमएनएस। पीएमएस की जो टर्म है ना, इसे आप जो है ग्रेनुलोसाइट्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली जब लिटरेचर में पीएमएन का वर्ड यूज किया जाता है ना, लाइक आपकी बुक में जब पीएमएन का वर्ड यूज किया जाएगा, आपकी जो पैथोलॉजी की बुक्स हैं, तब जो मेनली जो चीज रेफर की जाती है वो जो न्यूट्रोफिल है ना, उसके लिए जो है वो यूज किया जाता है वर्ड पीएमएन का। वैसे तो इसमें और भी टाइप्स आ सकते हैं, बेसोफिल्स वगैरह भी आ सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आपके पास जब पीएमएन की टर्म इस्तेमाल की जाती है तो इससे मुराद होता है न्यूट्रोफिल। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि लंग्स के अंदर है या किसी ऑर्गन के अंदर जो है पीएमएन का इन्फिल्ट्रेट हो गया। पीएमएन के इन्फिल्ट्रेट से मतलब यही है कि वहां पर जो है न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल हो गया है, लाइक वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो सकती है। सो ये आप लोगों के पास जो न्यूट्रोफिल है उसे आप जो है पीएमएन का भी नाम देते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है उसके लोब्स होते हैं 2 to 5 लोब। ग्रैन्यूल्स अगर आप देखिए तो ग्रैन्यूल्स आपको जो है पिंक, ब्लू, एथ्रोफिलिक और ग्रेश ब्लू ग्रैन्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जब आप स्टेनिंग करते हैं तो आपको इस कलर के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। ग्रैन्यूल्स आपके पास जो हम दो तरह के होते हैं, इसकी बात हमने जो है हेमेटोपोइसिस में मैंने आप बच्चों को बताया था। हेमेटोपोइसिस में जब हमने माइलोपोइसिस, ग्रैनुलोपोइसिस वगैरह जब मैंने आप लोग को बताई थी, तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रैन्यूल्स आपके पास है वो किस स्टेज पर आते हैं और आपके पास कितनी तरह के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। सो दो तरह के हमारे पास मेनली ग्रैन्यूल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ग्रैन्यूल्स और दूसरे आपके पास होते हैं सेकेंडरी या स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स। जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स है ना वो प्रोमाइलोसाइट के स्टेज पर आती हैं, जो सेकेंडरी या फिर स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स हैं वो माइलोसाइट के स्टेज पर जो है आपको देखने को मिलते हैं। Both types of granules are lysosomal in origin. The primary contains myeloperoxidase and other acid hydrolases. The secondary contains lactoferrin, lysozyme and other enzymes. तो ये भी देख लें कि कौन से ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है आपके पास कौन से एंजाइम्स पाए जा रहे हैं। प्राइमरी के अंदर जो है माइलोपेरोक्सीडेज और एसिड हाइड्रोलेसिस पाए जाते हैं, जबकि जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर जो है लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम या दूसरे एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्टेजेस का हमने जिक्र कर लिया था, अगेन बताने की जरूरत नहीं है कि माइलोब्लास्ट किस तरीके से नजर आता है, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट। अगर कोई बच्चा जो इंटरेस्टेड है तो वो जो है लेक्चर आप लोग देख सकते हैं हेमेटोपोइसिस का। अगर किसी बच्चे का मिस हुआ होगा तो वहां से जो है आप लोग जो है ये चीज को देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। मोनोसाइट्स के ऊपर आते हैं। मोनोसाइट्स आपके पास जो है वो क्या है जी? मोनोसाइट्स दीज आर यूजुअली लार्जर देन अदर पेरिफेरल ब्लड ल्यूकोसाइट्स एंड possess a large central oval or indented nucleus with a clumped chromatin. सो मैंने आप लोगों को जो है वो आसान अल्फाज में बताया था कि इसका साइज जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है और न्यूक्लियस जो इसका होता है आपके पास वो किडनी शेप या बेन शेप जो है न्यूक्लियस आप लोगों को देखने को मिलता है। आसान लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बस जो है समझना आसान है। The abundant cytoplasm stains blue and contains many fine vacuoles, giving a ground glass appearance. Cytoplasmic granules are also often present. So granules की जो है appearance के बारे में बता रहा है। इसके अलावा जो है ये स्टेजेस जो हैं आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। अगर आप जो है मोनोसाइट के स्टेज को देखते हैं उसकी भी सिंपल है, माइलोब्लास्ट से प्रोमोनोसाइट, प्रोमोनोसाइट से मोनोसाइट, और जब वो टिश्यू के अंदर आ जाता है तो आपके पास मैक्रोफेज बन जाता है। सो ये स्टेजेस हैं। इसके अलावा जो है न्यूट्रोफिल्स हमने देखा है। उसके बाद आप आ जाए इयोसिनोफिल्स के ऊपर। इयोसिनोफिल्स जो है, these cells are similar to neutrophils except that the cytoplasmic granules are coarser and more deeply red staining and there are rarely more than 3 nuclear lobes. कहता है इयोसिनोफिल्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल से मिलते जुलते हैं, फर्क ये है कि इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो मोर डीपली स्टेनिंग होते हैं, रेड स्टेनिंग होते हैं। उसमें जो लोब्स हैं वो मैक्सिमम 3 लोब्स हो सकते हैं। नॉर्मली आपके पास स्पेक्टिकल शेड होता है, 2 ही लोब्स पाए जाते हैं। इनका जो रोल है वो होता है एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में। इयोसिनोफिल्स
play a role in the allergic responses, defense against parasites, and removal of the fibrin formed during the inflammation. Thus, they play a role in local immunity and tissue repair. ये चीज़ों का तो आप लोगों को आइडिया होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स किसके खिलाफ एक्ट करते हैं, यूएसनोफिल्स किन जो है रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करते हैं, बेसोफिल्स क्या करते हैं. सो ईओसिनोफिल्स जो है क्लासिक एलर्जिक रिएक्शन, जहां पर एलर्जिक रिएक्शन आ गया आपके फौरन माइंड में आना चाहिए ईओसिनोफिल. पैरासिटिक इन्फेक्शन आ गया फौरन आपको जहन में आना चाहिए ईओसिनोफिल. ये तो बहुत क्लासिक एग्जांपल्स हैं कि पैरासिटिक इन्फेक्शन एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में जो ईओसिनोफिल है इसका काउंट हाई हो जाता है, ईओसिनोफिलिया हो जाता है. इसके अलावा बेसोफिल्स पे आए तो बेसोफिल्स दीज आर ओनली ओकेजनली सीन इन द नॉर्मल पेरिफेरल ब्लड. सो जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली ये जो है ब्लड के अंदर जो है अगर आप देखते हैं पेरिफेरल ब्लड तो आपको देखने को नहीं मिलते. दे हैव मैनी डार्क साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स व्हिच ओवरलाई द न्यूक्लियस एंड कंटेन हेपारिन एंड हिस्टामिन. बेसोफिल्स का वो कह रहा है कि आपके पास जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं वो डार्क होते हैं, जो न्यूक्लियस है उसे ओवरलाई कर लेते हैं, उसे छुपा देते हैं, और इनके अंदर जो आपके पास चीजें हैं वो क्या पाई जाती हैं, हेपारिन एंड हिस्टामिन. हेपारिन और हिस्टामिन पाई जाती है. इनका रोल भी है, बेसोफिल्स का रोल भी जो है वो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में देखने को आपको मिलता है. हेपारिन और हिस्टामिन जो आपके पास है, हिस्टामिन भी आप लोगों को आइडिया होगा, इन्फ्लेमेशन में आप लोगों ने देखा था कि हिस्टामिन जो किस तरीके से इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती है. इन द टिश्यूज दे बिकम मास्ट सेल्स. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बेसोफिल्स जो है वो टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं तब जो है उसे आप नाम देते हैं कि टिश्यूज में जो बेसोफिल्स होते हैं उन्हें आप कहते हैं मास्ट सेल्स. दे हैव इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE अटैचमेंट साइट्स and their degranulation is associated with the histamine release. वो कह रहा है कि इनके ऊपर जो है IgE अटैचमेंट साइट्स होती हैं, जो आपके पास IgE जो एंटीबॉडीज होती हैं उनके लिए जो है आपके पास जो अटैचमेंट साइट्स होती हैं. और जब किसी भी किस्म का कोई एलर्जन आएगा तो होगा ये कि जो आपके पास जो है बेसोफिल है वो डीग्रेनुलेट कर जाता है, वो बस्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं. ग्रेन्यूल्स के अंदर होता है हिस्टामिन, हेपारिन वगैरह, तो वो जाके फिर जो है आगे फर्दर जो है आपके पास एलर्जिक रिस्पॉन्स है उसे वो आगे कैरी करते हैं. सो ये आप लोगों के पास है बेसोफिल्स. Large number of band and segmented neutrophils, 10 to 15 more than in the blood, are held in the normal marrow as a reserve pool. कहता है कि आपके पास जो है बैंड और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हैं, उसे आप अगर ब्लड से कंपेयर करें सो 10 to 15 टाइम्स जो बोन मैरो है ना उसके अंदर बैंड और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं. उसकी वजह क्या है, रिजर्व पूल, कि अगर बॉडी को किसी भी किस्म की जरूरत पड़ती है न्यूट्रोफिलिया करने की, कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपकी बॉडी के पास पहले से ही जो है आपके पास स्टेजेस रेडी हो कि जैसे कोई इन्फेक्शन तो फौरन जो है उसका नंबर जो है वो हाई कर दिया जाए. सो मैरो के अंदर जो है 10 to 15 टाइम्स जो है आपके पास बैंड और सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है उनका रिजर्व रखा जाता है, जिसे आप कहते हैं रिजर्व पूल. द बोन मैरो नॉर्मली कंटेन्स more myeloid cells than the erythroid cells in the ratio of 2:1 to 12:1. इसके बाद भी हेमोलिटिक एनीमियास में याद करें मैंने की थी वहां पे ME रेशियो का मैंने बताया था कि माइलोइड सेल्स की और इरिथ्रोइड सेल्स उनकी जो रेशियो है वो आप लोगों के पास किस तरीके से होती है कि माइलोइड्स जो सेल है आपके पास वो है ज्यादा होते हैं, जो इरिथ्रोइड है RBCs है वो सेल आपके पास कम होते हैं. द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन बीइंग न्यूट्रोफिल्स एंड मेटामाइलोसाइट्स. और जो माइलोइड सेल्स हैं उसमें जो लार्जर प्रोपोर्शन है वो आपके पास न्यूट्रोफिल्स की होती है और मेटामाइलोसाइट्स की होती है.